सबसे पहले बात बाढ़ से हुई बर्बादी की। पंजाब के कई इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। खेत खलियान, घर मकान सब डूब चुके हैं। सड़कों पर दरिया बह रहा है। ऐसे में लोग घरों की छतों पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। कई जगहों पर जरूर राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं जिनसे संपर्क टूट चुका है। वहां लोगों के सामने पीने के पानी का और खाने का पहाड़ों च उजर रिवर च काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया सीगा। हुण थोड़ा रिसीडिंग मतलब घट रहा है, अदरवाइज हजे भी सिचुएशन थोड़ी जी क्रिटिकल है। इस करके असीं जिहड़े फ्लड प्रोन एरियाज़ ने जां विलेजिज ने, जिवें समराला पिंड है जां उधरली बरमाल जट्टां वगैरह जिहड़े पिंड ने उधर जां बमियाल है, असीं उत्थे दा दौरा कीता। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से उज दरिया पूरे उफान पर है, तो हिमाचल के पहाड़ों में हो रही बारिश के कारण पठानकोट में रणजीत सागर डैम की झील का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में डैम प्रशासन ने रणजीत सागर डैम की एक झील का स्पेलवे गेट खोलकर करीब 5000 क्यूसेक पानी रावी नदी पर छोड़ दिया। हालांकि रणजीत सागर डैम के चीफ इंजीनियर कह रहे हैं कि फिलहाल कोई खतरा नहीं है। ये बड़े न्यूज़ चैनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 527.91 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ 524.50 ਹੈ ਲੈਵਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। रणजीत सागर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद रावी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। ये लहरें अमृतसर में किसानों को डरा रही है, क्योंकि अगर अब रावी का जलस्तर भी और बढ़ा तो किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगी। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਨ ਘਰੇ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲੀ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੇ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਢਾਣੀਆਂ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। 4 ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਢਾਣੀਆਂ ਤੇ 4 ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ नहीं ਹੈਗਾ, कोई ना प्रशासन वाला पहुंचा जी। ये तस्वीर मानसा की है। यहाँ घग्गर में दरार पड़ने से सैलाब तेजी से शहर और गांव की तरफ बढ़ता जा रहा है। सैकड़ों एकड़ फसल सैलाब में समा गई है, घर मकान भी डूबने लगे हैं। ऐसे में लोग घरों की छतों पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। जी बुरा हाल है जी, अम्मा सारे घर के आले दुआले पानी है जी। निक्के निक्के मेरे बच्चे है, पहले मेरे घर वाले की डेथ हो गई, 6-7 महीने हो गए जी डेथ हुई उन्होंने। निक्के निक्के बच्चे मसा जी औखा ना कर पाया सी जिससे ठेके तो कोई बांध लैने साडा पशु भी मर गई सारी, कुछ नहीं साडे कोल। एनडीआरएफ और सेना के जवान दिन रात राहत बचाव के काम में लगे हैं। खतरे को भांपते हुए लोगों ने सरदुलगढ़ में मानसा सिरसा नेशनल हाईवे पर बांध बना दिया है, ताकि पानी शहर में दाखिल ना हो सके। ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਮਜਬੀ ਸਿੰਘਤ ਘਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਪਰਾਂ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ 4 ਸਪੇਰੇ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਬਸਤੀ ਤੇ ਬਾਜੀ ਕਰਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਆ ਸਰਦੂਗੜ੍ਹ ਚ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀ ਵੀ ਸਰਦੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਕੰਗਾਰ ਤੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। पूरा पानी पूरा जोरां ते आ भी बहुत तेज रहा, घटन का भी कोई हो नहीं है। बाढ़ का दंश झेल रहे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। फाजिल्का में सरकारी दावों की पोल खुल गई। आरोप है कि जब प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों को जो तिरपालें बांटी वो फटी हुई निकली। मजाक ना डाया जाए, जे देनी चीज ढंग ना देवन, इस तरह नहीं भी जे पट्ठे आवन तां भी होर अच्छा तरह पै जांदे भी आपो दी लवा लो जी। ये तो है नहीं भी किसी ने आख्या कि देंदे ने पट्ठा, आपे लाने पैंदे ने ट्रालियां तू। एक तरफ बाढ़ से बर्बादी है, परेशानी है, तो दूसरी तरफ सियासत भी जमकर हो रही है। गुरदासपुर पहुंचे पंजाब बीजेपी के प्रधान सुनील जाखड़ इन हालातों के लिए भगवंत मान सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सरकार को हर मोर्चे पर फेल बता रहे हैं। सरकार तो सवाल साडा भी बनता है भी आ एक नैचुरल कैलामिटी एक होर गल है, हड़ दे नाल नुकसान है होर एक गल वो तो होना है। हर साल मानसून आंदी है, हड़ आते हैं, वह थोड़ा बहुत नुकसान होता है, पर जिन्ना नुकसान आ हो रहा अज पंजाब के अंदर सरकार की नलायकियां इन्हां दी कमजोरियां करके अपनी रिस्पोंसिबिलिटी ना निभाण करके जिहड़ा हो रहा होर तो हो रहा। सरकार एक रिव्यू मीटिंग नहीं ले सकी भी हड़ दे प्रबंध कर ले गए या नहीं कर ले गए। हड़ आने के बाद जाके मुख्यमंत्री कह रहे भी इतों सिल्ट कढ़ाओ, बाद च लोग इत्थे आके सैल्फी खिचाण।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਲਫੀਆਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये सैलाब पंजाबियों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। इस बीच मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, मतलब अभी खतरा बरकरार है। पठानकोट से पवन सिंह, मानसा से अमरजीत सिंह, अमृतसर से अमित शर्मा और फाजिलका से सुरेंद्र गोयल के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब के अलग अलग जिलों के हालात आपने देख ही लिए और इसी बीच संगरूर पहुंचे पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड़िया ने केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने साफ कह दिया है कि बाढ़ से जिन जिन इलाकों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना पंजाब सरकार के लिए संभव है ही नहीं, इसीलिए केंद्र सरकार उन्हें मदद करे। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਹ ਔਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਹ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। पंजाब के साथ हरियाणा के घग्गर और यमुना नदी का प्रकोप देखने को मिल रहा है और इस वक्त हरियाणा के 12 जिले बाढ़ में डूबे हुए हैं। बाढ़ से अब तक 34 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस मौसम विभाग ने एक बार फिर से कहा यह है कि येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिससे कि लोग थोड़ा ख्याल रखें और साथ ही इस येलो अलर्ट ने लोगों की टेंशन को बढ़ा दिया है। जिस पानी के लिए अब तक हरियाणा और पंजाब के बीच जंग चल रही है, वही पानी अब हरियाणा और पंजाब के लिए मुसीबत बना हुआ है। तस्वीरें हरियाणा के फतेहाबाद की है, जहां बाढ़ के पानी में स्कूल, मकान, खेत सब कुछ डूब चुके हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण पानी नेशनल हाईवे तक पहुंच गया है। उत्तरी हरियाणा के बाद अब दक्षिणी हरियाणा में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर मौजूद हैं। देख सकते हैं किस तरह से बाढ़ के पानी का कहर और दहशत लोगों में छाई हुई है। सड़क के दाईं ओर जहां तक नजर दौड़ाएं, गांव के लोग अब गांव छोड़कर सड़कों पर आ गए हैं, क्योंकि गांव पानी में डूब गए हैं। अब सड़क के इस ओर मिट्टी डालकर कोशिश की जा रही है कि ये बाढ़ का पानी सड़क के इस ओर ना पाए, तो लगता है लेकिन ये तरीका कारगर नहीं होगा और पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं और अब थोड़ी ही देर में ये राष्ट्रीय राजमार्ग भी अब इस बाढ़ के पानी की चपेट में आ जाएगा। उधर बाईं ओर अगर हमारी नजर जाए तो हम देख सकते हैं जेसीबी की मशीन यहाँ पर रखी गई है ताकि मिट्टी डाली जा सके, और वहीं एक ट्रक भी है। उसके साथ साथ इस सड़क पर नजर दौड़ाएं तो सड़क पर लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि बाढ़ का पानी ना बढ़े, लेकिन शायद लोगों की इस बाढ़ के पानी के आगे एक भी नहीं चल रही है और बाढ़ का पानी धीरे धीरे करके सड़क पर आ गया है। इस वक्त हरियाणा के करीब 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और करीब 1300 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में बाढ़ से हुई 5 और मौतों के बाद आंकड़ा 34 तक पहुंच चुका है। साउथर्न हरियाणा के जिन जिलों में बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही मची है, उसमें फतेहाबाद, सिरसा, पलवल और फरीदाबाद शामिल हैं। फतेहाबाद में बाढ़ के पानी से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सरकार की कोशिशें जारी है। मेरे दाईं ओर आप देखिए किस तरह से इस अंडरपास से गुजर रहे बाढ़ के पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ ईंटों का ढेर लगा, एक तरफ रेत रखा गया है और इसमें कई ग्रामीण भी इस वक्त यहाँ पर एक दीवार बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि ये पानी जो है वो इस अगले गांव की तरफ प्रवेश न कर पाए। गांव के लोग भी इसमें मदद कर रहे हैं, प्रशासन भी जुटा हुआ है। किस तरह से पानी का खौफ लोगों के मन में बसा हुआ है। हालांकि इस हाईवे के दूसरी तरफ पानी, बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, लेकिन इस पानी को यहाँ पर रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इस बार मानसून सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान पर मेहरबान रहा और हिमाचल और उत्तराखंड में बाढ़ तक आ गई, जिसका नतीजा अब सबके सामने है। हरियाणा में बाढ़ की वजह से करीब 40 लाख एकड़ की फसल अब तक बर्बाद हो चुकी है। मौसम विभाग की माने तो सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का हुआ है और बाढ़ बारिश का खतरा अब भी टला नहीं है। जो एग्जिस्टिंग सिचुएशंस है, इसमें हरियाणा के मेनली वो स्टेट जो हिमाचल से सटे हुए हैं, जो पहाड़ी से सटे हुए हैं, जैसे आपको पंचकुला हो गया, इवन चंडीगढ़ तो यूटी हो गया, इसके अलावा यमुनानगर हो गया या फिर अम्बाला हो गया, जो हिमाचल से सटे हुए स्टेट, या फिर पंजाब के भी वो स्टेट जो जस्ट हिमाचल से सटे हुए हैं, जैसे पठानकोट हो गया या फिर वो से जो बिल्कुल सटे हुए हैं, उनमें कुछ ज़्यादा बारिश होती है। नॉर्मल से कुछ ज़्यादा बारिश हो सकती है,
इसकी संभावना है। और सब जगह जो है आपको नॉर्मल मानसून की बारिश होती रहेगी। हरियाणा और पंजाब में सबसे ज्यादा तबाही घग्गर और यमुना नदी ने मचाई है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते इन नदियों का जलस्तर घटने की जगह लगातार बढ़ रहा है। अब ऐसे में अगर बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहा और मानसून यूं ही मेहरबान रहा तो बाढ़ से होने वाली बर्बादी का अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा। फतेहाबाद से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन को लेकर चल रही खबरों पर अब विराम लग गया है, क्योंकि मंगलवार को अबोहर में हुई पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में सुखबीर बादल ने अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बैठक के बाद बादल ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आदेश दे दिया है कि वो अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं, क्योंकि अकाली दल सभी 13 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने वाली है। हालांकि वहीं पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ पहले ही साफ कर चुके हैं कि पंजाब में बीजेपी इस बार अकेले ही मैदान में उतरेगी। विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया तो रख लिया, मगर अब इस नाम पर कोहराम मच गया है। विपक्ष ऐसा संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि गठबंधन का नाम इंडिया रखकर उसने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। और इसी मुद्दे पर पंजाब में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा से बात की मेरी सहयोगी आशुतोष मिश्रा ने। आशुतोष मिश्रा से बात करते हुए क्या कहा है राघव चड्ढा ने, जरा देखिए। बैठक हो गई, नाम इंडिया भी दे दिया गया, दल तो मिल गए। राघव चड्ढा जी, क्या दिल भी मिल जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि इस देश पे एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, और वो हमला है बेरोजगारी का, हमला है महंगाई का, हमला है एक निकम्मी सरकार का, और लोग उस सरकार से छुटकारा चाहते हैं। 9 साल पहले बड़ी ही ज़ोर शोर से और बड़ी ही ऊर्जा से लोगों ने एक लोकप्रिय सरकार बनाई थी, लेकिन 9 साल में सरकार ने एक अपना वादा पूरा नहीं किया। आज आप महंगाई का आलम देख लीजिए, बेरोजगारी का आलम देख लीजिए। लोग छुटकारा चाहते हैं, और लोगों की इस मांग का एहसास राजनीतिक दलों को हुआ। राजनीतिक दलों ने अपनी जिम्मेदारी समझी और एक छतरी के नीचे आए हैं जिसका नाम है इंडिया। क्या सहमति नहीं ली गई थी ऐसा कोई नाम रखने के पहले? क्योंकि अगर नीतीश कुमार आपत्ति जता रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी ही गहन चर्चा हुई, सबके पक्ष सुने गए, और उसके बाद ये नाम तय हुआ। अब ये नाम किसने दिया, किसने प्रपोज किया, किसने सेकेंड किया, उस श्रेय लेने की दौड़ में मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा। नाम बेहतरीन है, लेकिन क्या अप्रहेंशन था कुछ पार्टियों की ओर से कि इस पर इतनी जल्दी फैसला क्यों लिया जा रहा है? देखिए, कमरे के भीतर क्या होता है उसकी चर्चा सार्वजनिक तौर पे कैमरे पे करना एक ठीक नहीं है। ना मैं करना चाहूंगा, ना मैंने कभी करी है। मोटे मोटे तौर पे सहमति बनी, यूनैनिमस निर्णय लिया गया, और एक बेहतरीन नाम आया है। और वो नाम देखकर सुनकर बीजेपी इतना घबरा गई है, इतना डर गई है कि आज उनको अपने उस एनडीए की याद आ गई जिसकी एक बैठक पिछले 10 साल में बीजेपी ने नहीं बुलाई। आज उस एनडीए की बैठक बुलानी पड़ी, और कोई भी राजनीतिक दल जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है हिंदुस्तान में, उसको पकड़ पकड़ के लाया जा रहा है और कमरे में भरा जा रहा है कि तुम भी एनडीए का हिस्सा बनो, तुम भी एनडीए का हिस्सा बनो। और शायद बताते हैं कि 38 राजनीतिक दलों में से 24 राजनीतिक दल तो ऐसे हैं जिनका एक भी सांसद नहीं है। तो ये दिखाता है कि इंडिया से कितना डर गई है एनडीए। क्या वो मतभेद आपके और कांग्रेस के बीच भी खत्म हो चुके हैं? मैं तो कह रहा हूँ, मतभेद कभी समाप्त नहीं होते हैं। मतभेद तो सदैव जिंदा रहते हैं। मतभेदों को परे कर देश के लिए उठना पड़ता है, देश को बचाना पड़ता है। आप याद करें 70 के दशक में क्या हुआ था। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, लोगों ने कहा इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ। तमाम राजनीतिक दल ऑपोजिट विचारधारा के, जनसंघ के लोग कम्युनिस्ट से मिल गए, वामपंथियों से मिल गए, सोशलिस्ट से मिल गए, एक जनता पार्टी की छतरी बनी, और उसमें सब लोग साथ आए, देश की आवाम साथ आई, और एक बड़ी शक्तिशाली कांग्रेस सरकार को हराया। आपको लग रहा है आप इतिहास दोहराना चाहते हैं? इतिहास तो कहते ही हैं दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये तो मैं कोई बड़ा ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ, ये तो इतिहास के पन्नों में लिखा है, बड़े विद्वान लोगों ने कहा है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो मुझे लगता है कि जो 70 के दशक में और 77 के चुनाव में इस देश ने देखा, वो बिल्कुल 2024 में रिपीट किया जा सकता है। मोटे मोटे तौर पे सब साथ आए हैं, ये बड़ी बात है, जिससे बीजेपी के कुनबे में, एनडीए के कुनबे में घबराहट है, डरी हुई है बीजेपी। वो बीजेपी जो कहा करती थी एक अकेला सब पर भारी, आज वो अकेला नहीं, बीजेपी को भी 36-38 राजनीतिक दलों की जरूरत पड़ी है, क्योंकि अब वो चुनाव एक वर्सेस ऑल नहीं है, अब ये मेनी वर्सेस मेनी बन गया है, एक अलायंस वर्सेस दूसरा अलायंस। और कहीं ना कहीं आज देश की जनता, आज की जो सरकार है, केंद्र में बैठी भाजपा मोदी सरकार है, उससे निजात चाहती है, और उसके लिए मुझे लगता है तमाम राजनीतिक दलों ने
अपनी जिम्मेदारी समझी है, साथ आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। इस पॉलिटिकल क्रिकेट में आपको कम से कम एक बाउंसर तो मिल ही गया राघव चड्ढा जी, इसलिए विपक्ष के नेताओं पर फिलहाल कम से कम खुशी दिखाई पड़ती है। दिल्ली से मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। फिटनेस फ्रीक और हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए एक बड़ी खबर है और ये बड़े काम की है। जैसे स्मार्ट वॉच से ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल के साथ साथ दिल की धड़कनों समेत अपने शरीर में हो रहे बदलावों को आप मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही अब आप ये भी पता लगा सकेंगे कि खाने पीने की कौन सी चीज़ में कितने कैलोरी एनर्जी है और फिर डाइट और फिटनेस के हिसाब से फूड ऑर्डर को अपने मेन्यू में शामिल कर पाएंगे। किस फूड आइटम में कितनी कैलोरी एनर्जी है, इसका पता लगाने के लिए खास तरह से एप्लीकेशन तैयार किया गया है जिसका नाम है न्यूट्रीएड। इस एप्लीकेशन पर किसी भी स्मार्ट वॉच पर आसानी से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। देशवासियों को हेल्थ और न्यूट्रिशन के प्रति जागरूक और सचेत करने के लिए भारत सरकार की मदद से इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया गया है। इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए इंडो जर्मन कोलैबोरेशन के तहत जर्मनी की 3 रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ का विशेष योगदान रहा है। ये सामने खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो पड़ी हुई हैं, ये आपका एप्लीकेशन है, तो क्या हमें पता चल पाएगा कि इस वक्त जो फिंगर फ्राइज है इसमें कितनी कैलोरीज है, वो हमें क्या अंदाज़ा हो जाएगा आपके ऐप के ज़रिए? मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको बताने की। तो अगर आप ये देख पाएँ, ये न्यूट्रीएड ऐप है और ये इसका इंटरफेस है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे फूड लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सर्च भी है, तो आप सर्च के थ्रू भी बहुत सारे आइटम कर सकते हैं। 1% अगर कैमरा नहीं चल रहा है, लाइटिंग ठीक नहीं है, और अदरवाइज आप सीधा कैमरा ओपन कीजिए, अपने फूड को इस तरह से स्कैन कीजिए और आपने सिर्फ उसको क्लिक करना है। ठीक है। नाउ विद इन फ्यू सेकेंड्स ये आपको बताएगा कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं, कितना माइक्रो है, कितना प्रोटीन है, कितना जो है। मैं इसको दोबारा करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। अब अगर ये लंच टाइम है, हम लंच टाइम में शूट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये आपका मील स्लॉट सेलेक्ट कर लेता है कि इस टाइम पे ये लंच आ रहा है। अब आप ये देखिए, इसने बता दिया कि ये फ्रेंच फ्राई है। सो एक्यूरेसी इज 100%। एक ऐप है, एक टूल है, वो आपको रोक नहीं सकती खाने पीने से, बट इस ऐप का काम है कि आपको अवेयर करना, और साथ में वी आर बिल्डिंग ए रिकमेंडेशन इंजन ऑल्सो। कि एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर आप एक समोसा खाते हैं, एक गुलाब जामुन खाते हैं, एक चपाती आप खाते हैं, तो उसका आपकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक समोसा खाने के लिए, उसको पचाने के लिए आपको कम से कम 4-5 किलोमीटर की वॉक या रनिंग करनी पड़ेगी। तो उस तरह की छोटी छोटी अवेयरनेस जो है वो लोगों को जगाना हमारा काम है, जो कि ये ऐप कर रही है। बिल्कुल। तो यानी सीधे तौर पे हम बात करें, जो ये ऐप है लोगों में खास तौर पर खाने के प्रति, सेहत के लिए कौन सी चीज़ें बेहतर है, कितनी चीज़ों का लेना ज़रूरी है, उन तमाम चीज़ों के बारे में इस ऐप के ज़रिए से लोगों को आसानी से पता चल पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़।